वित्तीय दुनिया में ना अक्सर कुछ ऐसी कंपनियां देखने को मिलती हैं जो कागज पर बिल्कुल परफेक्ट लगती हैं। जी बिल्कुल, मतलब बाहर से देखने में सब कुछ एकदम सही लगता है। वही तो मेरा मतलब है, मान लीजिए एक ऐसी कंपनी है जिसके बैलेंस शीट पर शॉर्ट टर्म कर्ज एकदम शून्य है, 0। और आज के समय में बिना डेट वाली कंपनी मिलना बहुत बड़ी बात है ना? और प्रोमोटर्स का भी उस पर इतना भरोसा है कि उनके पास लगभग 56% से ज्यादा की मजबूत हिस्सेदारी है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग मानी जाती है। बिल्कुल। और तो और इस कंपनी के पास ना 20,000 एकड़ की प्राइम रियल एस्टेट है और एक पूरे एक्सप्रेसवे का नियंत्रण है। अरे वाह, 20,000 एकड़, ये तो बहुत विशाल है। हाँ, तो सतही तौर पर देखा जाए तो ये एक ऐसी जगह लगती है जहाँ किसी भी इन्वेस्टर का पैसा पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। एक तरह का वित्तीय किला कह सकते हैं आप इसे। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा लेकिन छुपा हुआ है। आप सही सोच रही हैं, क्योंकि इसी कंपनी की जब असलियत सामने आती है ना, तो पता चलता है कि ये कंपनी अपने खुद के वित्तीय नतीजे तक समय पर फाइल नहीं कर पा रही है। ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बहुत बड़ा। स्टॉक एक्सचेंजों से इसे लगातार लाखों रुपए के जुर्मानों का नोटिस मिल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस मजबूत प्रोमोटर होल्डिंग के जो वोटिंग अधिकार हैं, वो फ्रीज होने की कगार पर हैं। देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक विरोधाभास है। मतलब अक्सर बाजार में जो संपत्तियां सबसे आकर्षक दिखती है ना, उनके पीछे का कॉर्पोरेट ढांचा उतना ही जटिल और जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल। आज जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स और गवर्नेंस स्ट्रक्चर का हम डीप डाइव कर रहे हैं, वो कल्याणी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, BF यूटिलिटीज लिमिटेड। BF यूटिलिटीज, जी हाँ, और ये सिर्फ एक कंपनी की बैलेंस शीट का मामला नहीं है। ये बुनियादी ढांचे, कानूनी विवादों और एक होल्डिंग कंपनी के उस अदृश्य ढांचे की कहानी है जो अपने ही वजन तले दब रहा है। कल्याणी ग्रुप का नाम आते ही तो मतलब एक बड़े औद्योगिक घराने की तस्वीर सामने आती है। BN कल्याणी इसके चेयरमैन रहे हैं और मैंने पढ़ा था कि मई 2025 से अमित B कल्याणी इस पद को संभालने के लिए नियुक्त हुए हैं। जी, कल्याणी ग्रुप भारत के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों में से एक है। तो इतने बड़े और प्रतिष्ठित ग्रुप की एक कंपनी का इस तरह के विनियामक जाल में, मतलब रेगुलेटरी मेस में फंसना थोड़ा हैरान करता है। बिल्कुल करता है। लेकिन अगर हम BF यूटिलिटीज के बिजनेस मॉडल को गहराई से समझे ना, तो ये दो पूरी तरह से अलग-अलग दिशाओं में काम करती है। अलग-अलग दिशाओं से आपका मतलब? मेरा मतलब है एक तरफ तो इनकी पवन ऊर्जा यानी विंड मिल्स का काम है। हाँ। और दूसरी तरफ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। विंड मिल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बिल्कुल अलग सेक्टर हैं। हाँ, और इस कंपनी की जो संरचना है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वो कैसे? देखिए, महाराष्ट्र के सताला में इनके विंड फार्म्स हैं। ये सेगमेंट कंपनी का अपना सीधा ऑपरेशन है जिसे वे खुद चलाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट कंट्रोल है इस पर। जी, लेकिन ये व्यवसाय बहुत छोटा है। BF यूटिलिटीज का असली आकार, इसकी जो असली वैल्यू है, वो कर्नाटक में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से आती है। जहां असली पैसा है। बिल्कुल, और यहीं से सारी जटिलता शुरू होती है। कंपनी ये इंफ्रास्ट्रक्चर का काम सीधे तौर पर खुद नहीं करती। मतलब आउटसोर्स कर रखा है? आउटसोर्स नहीं, बल्कि इसके लिए इन्होंने अपनी सब्सिडियरी कंपनियों का एक पूरा जाल बिछा रखा है। इनमें नाइस, नीस और NHDL जैसी कई कंपनियां शामिल हैं। मतलब कंपनी खुद सड़क नहीं बना रही है, बल्कि उसने अलग-अलग सब्सिडियरीज को ये काम सौंप रखा है। जी बिल्कुल। और जहां तक मुझे पता है, ये कोई साधारण सड़क निर्माण का काम नहीं है। हम यहाँ बेंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर यानी BMIC की बात कर रहे हैं। हाँ, BMIC, ये एक प्रोजेक्ट अपने आप में एक अलग ही स्तर का है। मैं इसके आंकड़े देख रहा था। 164 किलोमीटर लंबा टोल एक्सप्रेसवे, इसके साथ 5 नई टाउनशिप का विकास, सरकार से 20,193 एकड़ जमीन के विकास का अधिकार। और ये तो सिर्फ जमीन की बात है। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पूरे कॉरिडोर में बिजली, पानी, टेलीकॉम और सीवेज मैनेजमेंट के एक्सक्लूसिव अधिकार भी इन्हीं के पास हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट के स्केल को समझना ना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाने जैसा है। समानांतर अर्थव्यवस्था मतलब पैरेलल इकोनॉमी? बिल्कुल। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, कंपनी के पास कावेरी नदी से सालाना 2 TMC यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी निकालने का अधिकार है। ओह माय गॉड, 2 TMC पानी? हाँ, और साथ ही 400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का कंसेशन भी है।
ये तो बहुत बड़ा कंसेशन है। तो एक होल्डिंग कंपनी के रूप में बीएफ यूटिलिटीज का जो वैल्यूएशन होता है ना, वो उसके पुणे वाले दफ्तर या सतारा के विंड मिल्स की वजह से नहीं होता। समझ गया। वो इन दीर्घकालिक रियायतों यानी लॉन्ग टर्म कंसेशंस की वजह से होता है, जो उसकी सब्सिडरी कंपनियों के पास है। ये कुछ ऐसा है ना कि चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रियासत की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब एक तरफ तो एक छोटा सा साफ सुथरा खेत है, हाँ, जिसे रियासत का मालिक खुद संभालता है, जो कि विंड मिल्स हो गए। सही उपमा है। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, हाँ, जिसे चलाने के लिए उसने अलग अलग वजीर या मैनेजर नियुक्त कर रखे हैं। बिल्कुल सटीक। और सारी समस्या इसी बात से शुरू होती है कि वो वजीर रियासत के मालिक की बात सुन रहे हैं या नहीं, या फिर वो अपना ही कोई अलग एजेंडा चला रहे हैं। यही तो, क्योंकि जब वित्तीय आंकड़ों को देखा जाता है तो उस विशाल साम्राज्य की कमाई का जो पैटर्न है वो काफी चिंताजनक संकेत दे रहा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को देखें तो आंकड़े सच में बहुत ही असंतुलित लगते हैं। असंतुलित कैसे, थोड़ा समझाएंगे? देखें, कंपनी का कुल रेवेन्यू 861.67 करोड़ रुपए था, ठीक है? लेकिन इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा 839.26 करोड़ रुपए था और विंडमिल से मात्र 22.41 करोड़ रुपए आए। सिर्फ 22 करोड़, ये तो बहुत ही कम है। वही तो, इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी की 97% से ज्यादा कमाई सिर्फ उन सब्सिडियरी कंपनियों से आ रही है। कंपनी का नाम यूटिलिटीज है, लेकिन कमाई पूरी तरह से टोल और इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रही है। और देखिए, रेवेन्यू का ये जो भारी एकाधिकार है ना, ये एक बड़ा जोखिम पैदा करता है। जोखिम कैसा? आखिर पैसा तो आ ही रहा है ना। पैसा आ रहा था। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें, मतलब पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें, तो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर ने अच्छा पैसा कमा के दिया है। लेकिन हालिया तिमाहियों में, मतलब रीसेंट क्वार्टर्स में, एक बहुत ही तेज गिरावट दर्ज की गई है। उनका ऑपरेशनल रेवेन्यू सिकुड़ रहा है। सिकुड़ रहा है मतलब ग्रोथ नेगेटिव हो गई है। जी, फाइनेंशियल ईयर 26 के तीसरे क्वार्टर यानी Q3 के आंकड़ों में साल दर साल 13.7% की गिरावट देखी गई। 13.7% की गिरावट, ये तो काफी ज्यादा है। और इतना ही नहीं, Q4 आते आते तो ये गिरावट एक शुद्ध घाटे में बदल गई, मतलब 3.64 करोड़ का नेट लॉस। एक मिनट, कर्ज ना होने के बावजूद ये घाटा, ये थोड़ा अजीब लगता है। अगर कंपनी के पास शॉर्ट टर्म कर्ज शून्य है, कोई ब्याज नहीं देना है और बेंगलुरु मैसूर कॉरिडोर पर टोल वसूलने का एकाधिकार भी है, तो तिमाहियों में इतना भारी नुकसान क्यों हो रहा है? यही तो कैच है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी कागजों पर या संपत्तियों के मामले में तो बहुत अमीर है, जिसे हम एसेट रिच कहते हैं, लेकिन उसके पास रोजमर्रा के काम के लिए नकद पैसा ही नहीं है, कैश पुअर? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अर्थशास्त्र को समझने के लिए ना हमें बूट मॉडल यानी बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल को समझना होगा। हाँ, जो हाईवे प्रोजेक्ट्स में काफी कॉमन है। बिल्कुल। इस मॉडल में कंपनी शुरुआत में बहुत भारी निवेश करती है, फिर एक निश्चित समय तक, मान लीजिए 20 या 30 साल तक, वो टोल वसूल कर अपना पैसा और मुनाफा कमाती है। और टाइम लिमिट खत्म होने के बाद अंत में वो संपत्ति सरकार को वापस सौंप दी जाती है। तो इस मॉडल में सारा खेल उस समय सीमा का है। और इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है NHDL, उसके साथ ठीक यही हुआ है। उनके टोल ऑपरेशंस का कंसेशन एग्रीमेंट 7 सितंबर 2024 को खत्म हो गया। अच्छा, तो मतलब जिस सड़क से असल कैश फ्लो आ रहा था, उसकी मियाद पूरी हो गई? सीधे शब्दों में कहें तो नल बंद हो गया? एकदम सही, नल बंद हो गया। और जब एक इतना बड़ा कैश फ्लो जनरेट करने वाला एग्रीमेंट खत्म होता है, तो उसका सीधा असर होल्डिंग कंपनी के रेवेन्यू और मुनाफे पर पड़ता है। जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात ये है ना कि बाजार अभी भी इस कंपनी को बहुत भारी प्रीमियम पर देख रहा है। हाँ, मैंने भी पी रेशियो देखा था। कंपनी का PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो लगभग 1134 के स्तर पर है। 1134? ये तो किसी भी सामान्य मानक से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक इन्वेस्टर कंपनी की सिर्फ 1 रुपए की कमाई के लिए आज 1134 रुपए देने को तैयार बैठा है। ये तो पागलपन लगता है। मतलब 1134 का पी रेशियो, इसका सीधा सा मतलब है कि निवेशक आज की कमाई को नहीं देख रहे हैं। तो वो क्या देख रहे हैं? वे शायद उस 20,000 एकड़ जमीन, उन टाउनशिप्स और भविष्य में उन संपत्तियों के मोनेटाइजेशन की उम्मीद पर दांव लगा रहे हैं। वे मानकर चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये विशाल साम्राज्य भारी मुनाफा देगा। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा है
निवेशकों की इसी उम्मीद और जमीनी हकीकत के बीच जब हम उन रेगुलेटरी और गवर्नेंस से जुड़े मसलों पर नजर डालते हैं जिनका सामना बीएफयू यूटिलिटीज फिलहाल कर रही है। गवर्नेंस के मसले। हाँ, भारी भरकम संपत्तियां होना एक बात है, लेकिन अगर कंपनी के भीतर बुनियादी पारदर्शिता ही नहीं है तो वो संपत्तियां एक जोखिम बन जाती हैं। और पारदर्शिता की कमी तो साफ दिख रही है। स्टॉक एक्सचेंजों की तरफ से जो जुर्माने लगाए गए हैं वे काफी गंभीर संकेत देते हैं। जी बिल्कुल। मैंने पढ़ा था कि बीएसई और एनएसई दोनों ने कंपनी पर अलग अलग मौकों पर 9.32 लाख, 11.8 लाख और 3.42 लाख रुपए के जुर्माने लगाए हैं। हाँ, और आमतौर पर एक्सचेंज इतने भारी जुर्माने तब लगाते हैं जब कोई बहुत बड़ा कंप्लायंस का उल्लंघन हुआ हो। बिल्कुल, और यहाँ मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं है। यहाँ मुद्दा कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजे समय पर जमा न करने का है। सही कहा। देखिए, सेबी के जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन्हें हम LODR कहते हैं। जी, LODR। हाँ, तक कि आगे सितंबर 2025 की तिमाहियों के लिए भी कंप्लायंस में भारी चूक की है। बाप रे, इतनी सारी तिमाहियों का डेटा पेंडिंग है। हाँ, और इसका परिणाम सिर्फ जुर्माना नहीं है। एक्सचेंज ने बहुत स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर ये स्थिति जारी रही तो प्रोमोटर्स के शेयर फ्रीज किए जा सकते हैं। एक मिनट, अगर प्रोमोटर्स के पास 56% हिस्सेदारी है और उनके शेयर फ्रीज हो जाते हैं तो कंपनी का पूरा नियंत्रण ही खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन कल्याणी ग्रुप जैसी इतनी स्थापित कंपनी अपने अकाउंट समय पर फाइल क्यों नहीं कर पा रही है? मतलब ये कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं जिसके पास संसाधनों या ऑडिटर की कमी हो। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ये है कि समस्या बीएफ यूटिलिटीज के अपने अकाउंट्स में है ही नहीं। तो फिर कहाँ है? समस्या उस होल्डिंग स्ट्रक्चर में है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। अच्छा, वो वजीर वाला मामला? बिल्कुल। एक होल्डिंग कंपनी को अपने कंसोलिडेटेड नतीजे तैयार करने के लिए अपनी सभी सब्सिडियरी कंपनियों जैसे नाइस, NEC, NHDL, इन सब के ऑडिटेड वित्तीय विवरण चाहिए होते हैं। बिना उनके वो बैलेंस शीट क्लोज नहीं कर सकते। सही कहा। बिना सब्सिडियरी के आंकड़ों को जोड़े मूल कंपनी अपनी पूरी तस्वीर पेश ही नहीं कर सकती। और यही वो जगह है जहां पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी है। मतलब सब्सिडियरी कंपनियों ने अपने ऑडिटेड नतीजे मूल कंपनी को सौंपे ही नहीं है। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि पूंछ कुत्ते को हिला रही है। टेल इज वैगिंग द डॉग। बिल्कुल, एकदम सही मुहावरा इस्तेमाल किया आपने। तो सब्सिडियरी कंपनियां हैं वो जानकारी दबाकर बैठी हैं और उसकी सजा उस मूल कंपनी को मिल रही है जो शेयर बाजार में लिस्टेड है। जी। उसी पर जुर्माना लग रहा है और उसी के प्रमोटर्स के शेयर फ्रीज होने की नौबत आ गई। ये तो नियंत्रण की एक बहुत बड़ी विफलता की तरह दिखता है। फेलियर ऑफ कंट्रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नजरिए से देखूं ना तो ये एक भयानक स्थिति है। मतलब एक होल्डिंग कंपनी का पूरा अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी अपनी सब्सिडरीज पर कितनी पकड़ है। जब सब्सिडरी कंपनियां ऑडिट रिपोर्ट देने में देरी करती हैं या मना करती हैं तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले नहीं होता। तो ये क्या होता है? ये इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि उन सब्सिडरीज के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, कोई ऐसा वित्तीय या कानूनी पेच है जिसे वे फिलहाल पब्लिक होने से बचाना चाहते हैं। जैसे कि कोई छुपा हुआ घाटा? हाँ, या हो सकता है ऑडिटर्स किसी बात पर हस्ताक्षर करने को तैयार न हो या फिर प्रबंधन किसी बड़ी देनदारी को किताबों में दर्ज ही नहीं करना चाहता। और अगर हम इसके पीछे के कारणों की तलाश करें ना तो वो जो कानूनी पचड़े हैं वो साफ नजर आने लगते हैं। बिल्कुल। मतलब कोई भी सब्सिडरी बिना किसी ठोस और गंभीर वजह के अपने ऑडिट को नहीं रोकती है, खासकर तब जब उसकी मूल कंपनी रेगुलेटर्स के निशाने पर हो। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं और इस पूरी पहेली का जो सबसे अहम टुकड़ा है वो मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन है जिसका सामना इनकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी कंपनी NASE कर रही है। NASE का आर्बिट्रेशन, ये कितना बड़ा मामला है? ये कोई छोटा मोटा कानूनी विवाद नहीं है। निवेशकों के एक समूह ने कंपनी के खिलाफ आर्बिट्रेशन का मामला दायर किया है और लगभग 500 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। बाप रे, 500 करोड़ रुपए! ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन कॉर्पोरेट आर्बिट्रेशन में बात सिर्फ मूल रकम तक सीमित नहीं रहती है ना? बिल्कुल नहीं, आपने सही पकड़ा। इस मामले में सबसे खतरनाक हिस्सा वो शर्त है जिसमें निवेशकों ने निवेश की तारीख से 18% IRR की मांग की है। 18%?
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जी, 18% IRR। और जब आप इस 18% IRR को कई सालों तक कंपाउंड करते हैं ना, तो देनदारी का आकार बहुत तेजी से बढ़ता है। बिल्कुल, कंपाउंडिंग का असर तो भयंकर होता है। हाँ, और ये मूल रकम से कई गुना बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही एक शेयर खरीद समझौते यानी शेयर परचेज एग्रीमेंट से जुड़े 70.90 करोड़ रुपए का एक एडिशनल क्लेम भी है। अब पूरी तस्वीर साफ होने लगी है। मतलब 500 करोड़ रुपए, उस पर 18% का सालाना कंपाउंडिंग रिटर्न और ऊपर से 70 करोड़ का अतिरिक्त क्लेम। जी। अगर ये पूरी देनदारी या इसका एक बड़ा हिस्सा भी सब्सिडरी कंपनी की किताबों में दर्ज हो जाता है तो वो सीधा होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को तबाह कर देगा। और यही वो डर है जिसकी वजह से शायद ऑडिट में देरी हो रही है। अगर ऑडिटर्स ये जोर दें कि इस कानूनी जोखिम को वित्तीय नतीजों में एक संभावित देनदारी, जिसे हम कंटिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं, या वास्तविक नुकसान के तौर पर दिखाया जाए, तो कंपनी का मुनाफा वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो जो 1134 का PE रेशियो वाली खूबसूरत तस्वीर है जिस पर निवेशक दांव लगा रहे हैं, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। बिल्कुल ढह जाएगी। मतलब एक निवेशक उस 20,000 एकड़ जमीन और टाउनशिप के सपने देख रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो संपत्तियां एक ऐसे कानूनी और विनियामक जाल में फंसी हैं जहां से पैसा बाहर निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। देखिए, ये मामला होल्डिंग कंपनियों के उनके वैल्यूएशन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब कोई कंपनी एसेट रिच होती है ना, तो बाजार अक्सर उसकी गवर्नेंस की खामियों को नजरअंदाज कर देता है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। निवेशकों को लगता है कि अगर जमीन है, एक्सप्रेसवे है, तो आखिर पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन BF यूटिलिटीज का केस ये दिखाता है कि अगर कॉर्पोरेट ढांचा पारदर्शी नहीं है, अगर होल्डिंग कंपनी का अपनी ही सब्सिडरीज पर नियंत्रण नहीं है, तो वो संपत्तियां किसी काम की नहीं रह जाती। ये एक ऐसी विशाल और आलीशान हवेली की तरह है जिसे बहुत महंगी और प्राइम लोकेशन पर बनाया गया है। बिल्कुल, बाहर से देखने में एकदम भव्य। हाँ, और बाहर से देखने वाले इसकी कीमत अरबों में आंक रहे हैं। लेकिन जब हवेली के अंदर जाने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि हर कमरे पर किसी न किसी अदालत का स्टे ऑर्डर लगा है, और हवेली के जो केयरटेकर हैं, जो सब्सिडरीज हैं, वो असल मालिक को चाबी ही नहीं दे रहे हैं। बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने। और ये स्थिति निवेशकों के सामने एक बहुत बड़ा जोखिम पेश करती है। शेयर बाजार में देखिए, जानकारी ही सब कुछ है। सही बात है। जब एक कंपनी अपने वित्तीय नतीजे देने में ही असमर्थ हो, तो ये अंदाजा लगाना ये लगभग असंभव हो जाता है कि उस कंपनी का वास्तविक मूल्य क्या है। जो कंपनी कल को एक बहुत बड़ा मुनाफे का सौदा लग रही थी, वो आज एक वैल्यू ट्रैप बन सकती है। तो इस पूरे मामले को देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सिर्फ बैलेंस शीट पर कर्ज का ना होना किसी कंपनी के सुरक्षित होने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। कर्ज मुक्त होना एक अच्छी बात है, लेकिन अगर उस कंपनी के पास अपनी ही कमाई को पारदर्शी तरीके से शेयरधारकों तक पहुंचाने का ढांचा ही नहीं है, तो वो कर्ज मुक्त बैलेंस शीट सिर्फ एक भ्रम है, इल्यूजन है। और इसीलिए रेगुलेटर्स जैसे सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस इस मामले में इतनी सख्ती बरत रहे हैं। जुर्मानों का लगातार बढ़ना और प्रमोटर होल्डिंग फ्रीज करने की चेतावनी देना, ये दर्शाता है कि विनियामक संस्थाएं अब इस तरह के अपारदर्शी या ओपेक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वे एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। बिल्कुल, वे एक स्पष्ट संदेश दे रही हैं कि चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, या उसके पास कितनी भी अहम रणनीतिक संपत्तियां क्यों ना हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और समय पर ऑडिट फाइल करना अनिवार्य है। तो इस विस्तृत चर्चा से जो मूल बात निकल कर आती है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अहमियत है। BF यूटिलिटीज का मामला एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे एक मजबूत एसेट बेस और कर्ज मुक्त स्थिति भी किसी कंपनी को तब नहीं बचा सकती जब उसके अंदरूनी ढांचे में दरारें हों और कानूनी विवाद उसकी बुनियाद को खोखला कर रहे हों। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो आज की इस पूरी चर्चा और विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है जिस पर सभी निवेशकों को गहराई से विचार करना चाहिए। जब किसी होल्डिंग कंपनी की अपनी ही सब्सिडरी करोड़ों रुपए के मुकदमों में उलझी हो और वो अपने ऑडिटेड वित्तीय नतीजे मूल कंपनी को देने से इनकार कर रही हो, तो वास्तव में उस होल्डिंग कंपनी का नियंत्रण किसके हाथों में है? ये सोचने वाली बात है। क्या कोई निवेशक
केवल संपत्तियों के उस विशाल आकार और कर्ज मुक्त होने के टैग पर भरोसा कर सकता है, या फिर उस अदृश्य, जटिल और अपारदर्शी कॉर्पोरेट ढांचे का विश्लेषण करना ज्यादा जरूरी है जो उन संपत्तियों को चारों तरफ से घेरे हुए है? आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। वित्तीय दुनिया के ऐसे ही किसी अन्य जटिल ढांचे और उसकी परतों को खोलने के लिए हम फिर एक नई चर्चा के साथ लौटेंगे।